सो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ने देखा कि फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इस थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं। पहला जो केस है वो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो चलो हम लोग मान के चलते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 ही हो गई। ठीक है, सो कैन आई से दैट बच्चे कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। सो वी कैन से दैट फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस। सिमिलरली बच्चे वी कैन ऑल्सो से दैट when theta is equals to 90 degree, so cos 90 is 0, so we can say that phi is equals to 0. अच्छा, so this is first case, this is the second case. और बच्चे थर्ड केस में क्या हो जाएगा? So in third case we can say that phi is equals to, let's say that phi is equals to, or sorry, theta is equals to 180 degree. So when we say that theta is equals to 180 degree, so phi will be equals to बच्चे negative. So it will be negative EDS. यहाँ तक समझ में आ गया? So how electric flux goes on changing with respect to the angle, that you understand. So let's move ahead. Next a very important topic बच्चे, solid angle. ठीक है, सॉलिड एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब गॉस थ्योरम की बात करेंगे बच्चे, सो गॉस थ्योरम के केस में सॉलिड एंगल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सॉलिड एंगल होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल बच्चे अगर मैंने एक इरेगुलर शेप कंसिडर किया, सपोज ये इरेगुलर शेप है, यहाँ पर हम लोग ने चार्ज रखा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने चार्ज रखा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बच्चे वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, और सपोज इस पॉइंट को हम लोग ने नाम दे दिया पॉइंट पी। ठीक है, और इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी यहां से कुछ डिस्टेंस होगा। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। थोड़ा ढंग से बना देते हैं इसको। सो सी दिस एंगल इज कॉल्ड एज बच्चे सॉलिड एंगल। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और ये जो एलिमेंटल एरिया दिख रहा है ना आपको, ये ds हो जाएगा। सो दिस एरिया विल बी ds, थीटा हो जाएगा। समझ में आया? सो वी कैन से दैट दिस इज द सॉलिड एंगल, दिस इज द सॉलिड एंगल। और ये पता है ये 3 डायमेंशनल के लिए होता है, ये 2 डायमेंशनल के लिए नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज फॉर 3 डायमेंशनल। ठीक है, सो लेट्स डिफाइन सॉलिड एंगल। एक बार इसको फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। सो सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। सो 2 डायमेंशन में एंगल होंगे जिसको हम पढ़ेंगे किसमें, 3 डायमेंशन में पढ़ने वाले। ठीक है, सो इस अगर डायग्राम्स को आप अगर ध्यान से देख रहे हो, सो दिस बच्चे दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज सबटेंडिंग दिस आर्क डीएस। ये जो एंगल है वो क्या सबटेंड कर रहा है, इट इज सबटेंडिंग एन आर्क डीएस। सो this angle, this d omega, let us call this as d omega, d omega बोलते हैं। So d omega is subtending this arc ds. So we can say that solid angle is the 3-dimensional equivalent of an ordinary 2-dimensional plane angle. ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, एंड these are called as supplementary angles. So the unit is steradians. ठीक है, now this solid angle subtended by an area element ds at the center of a sphere of radius r is, so इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे हम लोग एंगल को डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर डी ओम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है बच्चे ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्टेरेडियंस। सो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्टेरेडियंस। ध्यान से एक बार देख लेते हैं।
सो डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम, इसको अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया, सो दिस विल बी ओम ओनली. सिमिलरली इफ आई से दैट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सो विच विल बी गिवन एज फाइनल आंसर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टार रेडियंस. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम, ध्यान से सुनना है, गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं ये लोग, ठीक है. सो गॉस थ्योरम इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और इवन फॉर 3 मार्क्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, ठीक है. नाउ इन गॉस थ्योरम बच्चे, वी कैन से दैट, जैसा मैंने बताया था कि अगर सपोज ये स्पीयर है, यहाँ पे हम लोग ने चार्ज रखा है क्यू, एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. लेट अस सी दैट दिस इज आर, ये भी आर हो जाएगा. एंड इफ वी से दैट दिस इज आर, सो कैन वी से दैट दिस इज एलिमेंटल एरिया. ये हमारा एलिमेंटल एरिया. लेट अस कॉल दिस एरिया एज डी एस. दिस एंगल इज थीटा और डी ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज प्लस थीटा, sorry, plus charge q. Now here electric field intensity E bar and ds are on the same line. What I want to say that यहाँ पे जो ds है और जो E bar है वो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे, 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द एंगल बिटवीन E एंड ds इज नथिंग बट 0. सो एंगल क्या हो गया इनके बीच में, द एंगल बिटवीन E एंड ds विल बी इक्वल टू 0. नाउ बच्चे, if you want to find flux, so can I say that phi is equals to E cos theta ds. इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, E cos theta ds. Now since this angle, अच्छा, the total can be said as d phi is equals to ds, so integration. So if I'll integrate बच्चे तो ये phi हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, cos theta की वैल्यू 1 हो जाएगी, and integration of ds. And when we talk about ds बच्चे, this is will be the, अगर सपोज ये ds है या फिर अगर ये ds है, तो इस पूरे ds को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो विल गेट द एरिया. व्हाट विल गेट बच्चे, विल गेट द एरिया ऑफ द स्फीयर. समझ में आई बात है. अगर मैं इस छोटे से ds को इंटीग्रेट कर दूँ तो वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. आ रही बात समझ में? ओके. सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन दिस. सो कैन आई से दैट कि the total charge accumulated on this surface is equals to 1 upon epsilon naught times. Okay, so we can say that the surface integral of electric field intensity over any closed surface in a hypothetical surface in free space is equal to 1 upon mu times the net charge. Okay, so phi is equals to q, 1 upon epsilon naught q. So the surface integral मतलब whatever will be the total charges accumulated on the surface. ध्यान से सुनना बच्चे लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल चार्ज accumulated on the surface is equals to 1 upon mu epsilon naught, sorry, 1 upon epsilon naught times ds. ठीक है, is equals to phi ds. So now suppose if you want to find the proof for this, so as I said d phi is equals to d e ds, मैंने पहले ही बताया आपको. So E is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. We know this. Now integration of ds, I am writing here, ध्यान से देखना जरा. d phi is equals to बच्चे e ds, है ना. So d phi is equals to E is 1 upon 4 pi epsilon naught, and this will be बच्चे q by r square and the ds. Now integration of ds is nothing but d phi is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is q ds upon r square. Now if we'll integrate this ds, so we can say that it will be
4 pi r square, because this is a sphere and the area of sphere is 5. What will be the area of sphere बच्चे? इसको एक बार वापस से मैं लिख समझाता हूँ. So phi is equals to बच्चे d phi is equals to e cos theta ds. So total can be written as d phi is equals to integration e cos theta ds. So it is close integration of, समझ में आ रहा है सबको, e cos theta ds. नाउ अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बिकम 5, ई बाहर चलेगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds. So if we'll integrate this ds, so we'll get बच्चे phi is equals to e into 4 pi r. We'll get 4 pi r square. Similarly बच्चे phi is equals to क्या हो जाएगा? अच्छा ये छोटा r है तो आपको भी छोटा r लिखना पड़ेगा. So you can write capital R or small r. It's totally up to you. So phi is equals to बच्चे 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. एंड यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल. तो फाइव इज इक्वल्स टू बच्चे हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू. सो आ गया हमारा आंसर 5 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर. तो यही हो गया बच्चा हमारा गॉस लॉ. तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? So according to the Gauss theorem, the flux enclosed is equals to 1 upon mu times 1 upon epsilon naught times the charge. So this is a very important derivation asked for 2 to 3 marks. किसी को कोई दिक्कत इसमें? Very important derivation again बच्चे लोग. So a question is proof of Gauss theorem for a closed surface of any shape. So you know as I said, suppose यहाँ पे अगर हम लोग ने एक सरफेस ले लिया, चलो इसको मैं पहले हटा देता हूँ. ठीक है, so we considered this surface. Now this is the angle d theta, sorry d omega, and we considered a point this, and this point is at a distance r. Okay, so this point is at a distance r. Now the electric field intensity is E bar and यहाँ पे ds भी सेम एक्सिस पे अलाइन कर रहे हैं. सो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, जैसे हम लोग बोलते हैं, एंड दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, एंड दिस इज डी एस. Now if we write this q ds upon r square, now if we integrate this, so we'll get ds cos theta upon r square, but this ds cos theta upon r square is nothing but 4 pi. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, so you will get the value. अगर इसको एक बार ढंग से अगर आपको देखना है तो देख लो यहाँ पे फटाफट. कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि इजीली विजिबल रहे. तो डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे? ई डी एस कॉस थीटा. सो डी फाई इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट ई इंटीग्रेशन ई डी एस cos theta. So this can be written as phi. E can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught. This will be q by r square. And this is nothing but ds cos theta. ds cos theta. Now बच्चे हमें पता है कि
we know that ds cos theta upon r square is nothing but 4 pi. तो पहले हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे. सो फाइव इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन. क्यू को भी बाहर में निकाल देता हूँ, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बट दिस होल वैल्यू इज नथिंग बट बचा 4 पाई. तो फाइव इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this will be 4 pi. We cancel. So we can say that phi is equals to q upon epsilon naught. So this is nothing but the derivation for the Gauss theorem of any shape. I hope ये सबको समझ में आया. इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ फटाफट ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें समझ में आ जाए. So this is something about the Gauss law. So what we did, we just took for d phi is equals to EDS, then we took 1/4 pi epsilon naught, because we know that E is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square. Then ds, so integration of ds is nothing, ds cos theta upon r square is nothing but 4 pi. So we substituted and we got the value. Now the next part. Okay, again a very important topic, so this is also of 3 marks. So now बच्चे इसके अंदर हमें क्या करना है, we have to deduce the Coulomb's law for the Gauss theorem. पहले हम लोग ने Coulomb's law ऑलरेडी पढ़ा था कि Coulomb's law होता क्या है. Now we will derive the terms from the Gauss theorem by using the Gauss theorem. So we know that बच्चे कि phi is equals to simple integration of, this is called as closed integration EDS, which is equals to q upon epsilon naught. So phi is equals to EDS q upon epsilon naught. So e को बाहर निकालो, integration of ds, and ds is nothing but the, if I will add this whole, so we'll get the area of sphere, so which is equals to 4 pi r square. So e will be equals to q upon 4 pi epsilon, this value. ठीक है. For another charge it will be f is equals to q naught 4 pi epsilon naught upon r square. I hope this is clear. एक बार इसको वापस से मैं बता देता हूँ लिख के आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए. So students, we know that phi is equals to integration of e cos theta ds या eds, which is equals to q upon epsilon naught. ये हमें पता है. So phi is equals to integration closed surface eds, which is equals to q upon epsilon naught. This you understood. Now we can say that phi is equals to, e को बाहर निकाल लो, closed integration of ds is q upon epsilon naught. So now what is the value for e? So we can say that e is equal to e into 4 pi r square q upon epsilon naught. So e will be equals to बच्चे q upon 4 pi epsilon naught r square. So when we place it in another charge, अगर in vicinity if we are placing in another charge, so we will get बच्चे f is equals to q naught upon 4 pi epsilon naught r square. I hope this is clear to everyone.